नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास विश्लेषण में। हम रोजमर्रा की खबरों के ढेर से आपके लिए चुनकर लाते हैं सबसे जरूरी जानकारी, कुछ ऐसे तथ्य जो शायद आपको चौंका दें, और वो सब कुछ जो आपको चाहिए एक सूचित नजरिया बनाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि एक गहरी जानकारी और विश्लेषण आप तक नियमित रूप से पहुंचता रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। जी हाँ, इससे हमें भी हौसला मिलता है। तो चलिए अब सीधे आज के विषयों पर आते हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का सिलसिलेवार विश्लेषण करेंगे, ठीक उसी क्रम में जैसे वे हमारे स्रोत दस्तावेज में दिए गए हैं। हाँ, और हर खंड में हम मुख्य शीर्षक देखेंगे, उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे जिसमें डेटा, उदाहरण, तर्क और महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। और साथ ही ये भी समझेंगे कि यह यूपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है। यह विश्लेषण एक क्लासरूम लेक्चर की तरह होगा, सुनने और पढ़ने दोनों के लिए आसान और स्पष्ट। बिल्कुल। तो पहला शीर्षक है लद्दाख संकट और लेह हिंसा। हाँ, ये जो सितंबर 2025 में लद्दाख में हुआ वो अचानक नहीं था। इसकी जड़ें असल में 2019 में हैं। 2019 में जब जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। जी, उसके बाद से ही वहाँ एक कह सकते हैं शासन का खालीपन सा महसूस किया जा रहा था, और पहचान को लेकर भी चिंताएं थीं। खास तौर पर वो छठी अनुसूची वाली मांग। बिल्कुल, लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग थी, जो आदिवासी और सांस्कृतिक सुरक्षा देती है। कई बार आश्वासन भी मिले, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। और जब रोजगार, जमीन के अधिकार, प्रतिनिधित्व, इन सब पर सालों से वादे अधूरे रहते हैं, तो जाहिर है निराशा बढ़ती है। और उसी निराशा का परिणाम थी लेह की हिंसा। हाँ, लेह में जो हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें दुर्भाग्य से 4 लोगों की मौत हुई और करीब 80 लोग घायल हुए, वो इसी का नतीजा था। फिर तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हुआ होगा। होना ही था। सरकार और विपक्ष में ब्लेम गेम शुरू हो गया। भाजपा ने कांग्रेस नेताओं पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। और कांग्रेस ने केंद्र सरकार की अदूरदर्शिता को दोषी ठहराया। जी, और इसी बीच सोनम वांगचुक जैसे जो नागरिक समाज के नेता हैं, उन पर भी कार्रवाई हुई। उनके एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया। हाँ, एफसीआरए लाइसेंस जो विदेशी फंडिंग को रेगुलेट करता है, तो इसे एक तरह से नागरिक समाज पर दबाव या बलि का बकरा बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा गया। और ये चिंता भी बढ़ी कि क्या लोकतांत्रिक स्पेस सिकुड़ रहा है। फिर कर्फ्यू लगा, गिरफ्तारियां हुई। ये सब तो दिखाते हैं कि स्थिति कितनी नाजुक थी। बहुत नाजुक। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मसला नहीं है। ये एक संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में पहचान का, स्वायत्ता का और एक स्थायी शासन का मुद्दा है। अगर हम पूरी टाइमलाइन देखें, 2019 में अनुच्छेद 370 हटा, लद्दाख यूटी बना। फिर 2019 से 24 तक छठी अनुसूची, स्वायत्तता, नौकरियों के वादे चलते रहे। और सितंबर 2025 में ये सब मतलब हिंसा, कर्फ्यू, एफसीआरए रद्द होना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल गया। बिल्कुल। इसमें कई हितधारक हैं। ले एपेक्स बॉडी, एलएबी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, केडीए हैं। सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय, लद्दाख यूटी प्रशासन, भाजपा, कांग्रेस, सब शामिल हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ महत्वपूर्ण हैं, जैसे छठी अनुसूची। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत ये आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्त शक्तियां देता है। फिर एफसीआरए है जो एनजीओज की विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करता है। कर्फ्यू, धारा 144, ये सब। जी, मुद्दे और चुनौतियां साफ हैं। पहचान और स्वायत्ता का संकट, शासन की कमी, आर्थिक असंतोष। और सुरक्षा का पहलू भी है, क्योंकि ये चीन और पाकिस्तान सीमा से लगा इलाका है। बिल्कुल। राजनीतिक दोषारोपण और नागरिक समाज पर दबाव, ये अलग चुनौतियां हैं। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? बातचीत? हाँ, एक संरचित संवाद जरूरी है। संवैधानिक सुरक्षा के उपाय ढूंढने होंगे, चाहे वो छठी अनुसूची हो या कोई और विकल्प। राजनीतिक सशक्तिकरण भी, जैसे विधानसभा या राज्य का दर्जा। हाँ, वो भी एक मांग है। साथ ही आर्थिक पैकेज, नागरिक समाज के साथ साझेदारी और तनाव कम करने के उपाय करने होंगे। और यूपीएससी के नजरिए से ये कहाँ फिट होता है? ये कई पेपर्स के लिए महत्वपूर्ण है। GS1 में समाज और इतिहास, आदिवासी पहचान, क्षेत्रीय आंदोलन। GS2 में राजनीति और शासन, संघवाद, छठी अनुसूची, यूटी शासन। GS3 में सुरक्षा और अर्थव्यवस्था। हाँ, सीमा स्थिरता, आंतरिक सुरक्षा, सीमांत क्षेत्रों का आर्थिक विकास। और GS4 में नैतिकता के लिहाज से भी, जैसे नेतृत्व की जिम्मेदारी, शक्ति का दुरुपयोग। ठीक है, तो ये था लद्दाख संकट का विश्लेषण। अब आते हैं दूसरे शीर्षक पर, रक्षा मंत्रालय और HAL
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जी, ये एक बहुत ही सकारात्मक खबर है, खासकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिहाज से। हाँ, 25 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ एक बड़ा अनुबंध साइन किया है। बिल्कुल, 97 तेजस MK-1A हल्के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए। 97 ये बड़ी संख्या है। और अनुबंध की कीमत भी काफी बड़ी है, 62,370 करोड़। इसमें 68 सिंगल सीट फाइटर हैं और 29 ट्विन सीट ट्रेनर विमान हैं, और साथ में उनसे जुड़े उपकरण भी। और इनकी डिलीवरी कब तक होगी? डिलीवरी 2027-28 वित्तीय वर्ष में शुरू होगी और अगले 6 सालों में यानी करीब 2033-34 तक ये पूरी हो जाएगी। ये तेजस MK-1A ये पिछले तेजस से कैसे बेहतर है? इसकी खासियतें क्या हैं? देखिए, ये भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA प्रोजेक्ट का सबसे एडवांस्ड वर्जन है। ये मल्टी रोल फाइटर है, हवा से हवा में, हवा से जमीन पर हमला और निगरानी सब कर सकता है। इसमें सिस्टम कौन से लगे हैं? इसमें कई एडवांस सिस्टम हैं, खासतौर पर भारत में बना उत्तम एसा रडार। उत्तम रडार, हाँ। जो फिर एक सेल्फ डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है और स्वदेशी डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम भी है। और सबसे जरूरी सवाल, स्वदेशी कितना है? आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में ये कितना योगदान देगा? बहुत महत्वपूर्ण योगदान। इसमें 64% से ज्यादा कंपोनेंट्स देश में ही बने हैं। अगर हम 2020 के पिछले कॉन्ट्रैक्ट से तुलना करें तो इसमें 67 अतिरिक्त सिस्टम ऐसे हैं जो स्थानीय रूप से विकसित किए गए हैं। तो ये सीधे सीधे आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करता है। निश्चित रूप से। और इसका आर्थिक और औद्योगिक प्रभाव भी देखिए, करीब 105 भारतीय कंपनियां इसमें शामिल होंगी। रोजगार भी पैदा होगा। हाँ, अनुमान है कि उत्पादन के दौरान लगभग 11,750 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। इससे घरेलू एरोस्पेस क्षमताएं और कौशल भी विकसित होंगे। ये खरीद रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत हुई है, वो भी खरीद भारत IDDRAM श्रेणी में। सही कहा। इसका मतलब है कि विमान का डिजाइन और विकास भारतीय संस्थाओं द्वारा ही किया जाना अनिवार्य था। डिलीवरी टाइमलाइन तो आपने बताई, 2027-28 से शुरू होकर 2033 तक। हाँ, और उम्मीद है कि ये विमान भारतीय वायुसेना IAF के ऑपरेशनल तैयारी को काफी बढ़ाएंगे। शायद अगले दशक में ये IAF के लड़ाकू बेड़े की रीढ़ बन जाएं। सामरिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, हवाई युद्ध और स्ट्राइक क्षमताएं बढ़ेंगी, संभावित विरोधियों के खिलाफ भारत की निवारक क्षमता मजबूत होगी और भविष्य में निर्यात के अवसर भी खुल सकते हैं या मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर और विकास किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये सौदा भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता, घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय रक्षा तैयारी के लिए एक आधुनिक वायुसेना सुनिश्चित करने में एक अहम मील का पत्थर है। सही कहा। UPSC के लिहाज से देखें तो GS पेपर 3 अर्थव्यवस्था, स्वदेशीकरण, रक्षा उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी और GS पेपर 2 शासन, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप के संदर्भ में ये बहुत प्रासंगिक है। चलिए अब तीसरे शीर्षक पर आते हैं, जो एक बहुत ही मानवीय और संवेदनशील मुद्दा है, माओवादी संघर्ष से विस्थापित हुए जनजातीय परिवारों का पुनर्वास। जी, ये एक बहुत पुरानी और दुखद कहानी है। 2000 के दशक के मध्य में जब छत्तीसगढ़ में माओवादी विद्रोह और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष बहुत तेज था, हाँ। तो हजारों अनुसूचित जनजाति के परिवारों को अपने घर, अपनी जमीन छोड़कर भागना पड़ा। वो कहाँ गए? ज्यादातर पड़ोसी राज्यों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। लेकिन वहां जाकर भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। अक्सर उनके पास रहने को सुरक्षित जगह नहीं थी, जमीन नहीं थी, बुनियादी सेवाएं नहीं थी। क्या इस पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग NCST का ध्यान गया है? उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं? हाँ, NCST ने इस पर संज्ञान लिया है और कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। उन्होंने कहा है कि इन विस्थापित आदिवासी परिवारों के लिए एक समर्पित पुनर्वास नीति बनाई जानी चाहिए। किसके तहत? केंद्रीय गृह मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत। उन्होंने 2018 की ब्रू पुनर्वास योजना को एक मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया है। और सिफारिशों में क्या क्या शामिल है? जमीन, घर। मुख्य रूप से कहा गया है कि हर विस्थापित परिवार को खेती और घर बनाने के लिए कम से कम 5 एकड़ जमीन दी जाए। उन्हें स्थायी सुरक्षित आवास मिले, इसके लिए राष्ट्रीय आवास योजनाओं में उनकी पात्रता सुनिश्चित की जाए। रोजगार और आजीविका के बारे में क्या? उसके लिए भी सिफारिशें हैं। ग्रामीण विकास योजनाओं के अनुरूप गारंटीकृत रोजगार के अवसर मिले। सामुदायिक उद्यम और कौशल विकास परियोजनाएं शुरू की जाएं जो स्थानीय आदिवासी अर्थव्यवस्था के अनुकूल हों। और स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र जैसी बुनियादी सुविधाएं? बिल्कुल। पुनर्वास क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, बिजली और पीने के पानी जैसी सुविधाएं अनिवार्य रूप से हों। कल्याणकारी लाभों तक पहुंच के लिए उन्हें सामुदायिक प्रमाण पत्र और राशन कार्ड आसानी से मिले। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया है।
जी, सिफारिश है कि उन्हें सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में नामांकित किया जाए ताकि वे चिकित्सा व्यय और आपात स्थिति का सामना कर सकें। और इसे लागू करने के लिए कोई प्रशासनिक व्यवस्था? ऐसा लगाने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाए। क्या विस्थापित परिवारों की संख्या को लेकर कोई आंकड़े हैं? उनमें कुछ अंतर बताया जा रहा है। हाँ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आधिकारिक सर्वेक्षणों में लगभग 3,335 ऐसे परिवार दर्ज हैं, लेकिन कुछ स्वतंत्र याचिकाकर्ता सर्वेक्षणों के अनुसार यह संख्या लगभग 9,651 हो सकती है। संख्या चाहे जो भी हो, मुद्दा बहुत गंभीर है। बहुत गंभीर। इन लोगों के अधिकारों और गरिमा को बहाल करना जरूरी है। ये सिर्फ मानवीय मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे संघर्ष समाधान में भी मदद मिलेगी। इसके लिए राज्यों के बीच अच्छे समन्वय की जरूरत होगी और ये आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों के भी अनुरूप है। यूपीएससी के लिए इसकी प्रासंगिकता क्या है? ये विषय जीएस पेपर 1 समाज, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, जीएस पेपर 2 शासन, कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं, और जीएस पेपर 3 आंतरिक सुरक्षा, उग्रवाद और विकास के बीच संबंध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और व्यापार की ओर। चौथा शीर्षक है कृषि व्यापार को बढ़ाने के लिए ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज। जी, हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कार्यक्रम हुआ था। हाँ, उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पेट्रुशेव की मुलाकात हुई। चर्चा का एक मुख्य बिंदु था कि ब्रिक्स फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके कृषि में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग कैसे बढ़ाया जाए। और उसी में ये ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज का विचार आया। हाँ, बिल्कुल। उद्देश्य यह है कि ब्रिक्स देशों के बीच एक साझा कृषि खाद्य विनिमय मंच, मतलब एक एक्सचेंज स्थापित किया जाए। इससे क्या होगा? इससे अनाज का व्यापार आसान होगा, लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें कम होंगी और सबकी खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। ये एक्सचेंज काम कैसे करेगा? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मूल विचार ये है कि कृषि वस्तुओं, खासकर अनाज, के लिए एक समर्पित व्यापार मंच हो। इससे लेन देन की लागत कम होगी, माल ढुलाई में देरी कम होगी, कीमतों में पारदर्शिता बढ़ेगी, बाजार में स्थिरता आएगी। और शायद देश एक दूसरे से निश्चित मात्रा में व्यापार करने की प्रतिबद्धता भी जता पाएंगे। हाँ, मात्रा आधारित व्यापार प्रतिबद्धताओं को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। क्या इस बैठक में सिर्फ एक्सचेंज पर ही बात हुई या भारत रूस के बीच कृषि में और भी सहयोग पर चर्चा हुई? और भी कई पहलुओं पर बात हुई, जैसे उर्वरक व्यापार और उत्पादन में साझेदारी, अच्छा, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में संयुक्त पहल, टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर ज्ञान साझा करना। और वो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAU के साथ FTA वाली बात? हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। भारत और EAU के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता FTA पर बातचीत चल रही है। तो इस प्रस्तावित अनाज एक्सचेंज को उस FTA के साथ कैसे संरेखित किया जाए, इस पर भी जोर दिया गया। रूस के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी पर भी जोर दिया गया होगा। जी, रूस ने दोहराया कि वो भारत को एक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त भागीदार मानता है, और ये भी बताया गया कि 2024 में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। तो इस अनाज एक्सचेंज के रणनीतिक और नीतिगत नेतार्थ क्या हो सकते हैं? कई फायदे हैं। पहला, खाद्य सुरक्षा और बाजार का लचीलापन बढ़ेगा। अगर वैश्विक सप्लाई चेन में दिक्कत आती है तो ये एक स्थिरीकरण तंत्र का काम कर सकता है। आपातकालीन भंडार सुनिश्चित हो सकते हैं। हाँ। दूसरा, व्यापार मार्गों का विविधीकरण होगा, पारंपरिक अनाज निर्यातकों पर निर्भरता कम होगी। तीसरा, ये दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करेगा। ब्रिक्स के माध्यम से कृषि व्यापार संस्थागत होगा। और चौथा, अगर ये भारत EAU FTA के साथ जुड़ गया तो औद्योगिक तालमेल बनेगा और व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। UPSC के लिहाज से ये कहाँ महत्वपूर्ण है? ये पहल जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े समझौते, और जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब भारत की अपनी अर्थव्यवस्था के एक पहलू पर नजर डालते हैं। शीर्षक 5, भारत का निर्यात संकेंद्रण। हाँ, ये एक दिलचस्प और थोड़ा चिंताजनक आंकड़ा है। भारत का जो माल निर्यात है, मतलब गुड्स एक्सपोर्ट, उसका 70% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ 4 राज्यों से आता है। सिर्फ 4 राज्य? कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। ये चारों मिलकर 70% से ज्यादा योगदान करते हैं, और अकेले गुजरात का हिस्सा 1/3 से ज्यादा है। 1/3 सिर्फ गुजरात से? ये तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए,
हमारे 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं। जिनकी 5,400 किलोमीटर से ज्यादा की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। जी, लेकिन भारत के कुल निर्यात में उनका योगदान महज 0.13% है। सिर्फ 0.13%। इतना काम क्यों? वहाँ क्या दिक्कतें हैं? कई ढांचागत कारण हैं। सड़कों और परिवहन संपर्कों की भारी कमी है, नौकरशाही की बाधाएं हैं, व्यापार सुविधा निकायों की अनुपस्थिति है, शायद नीतिगत स्तर पर भी उतना ध्यान नहीं दिया गया। और सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रबंधन ज्यादातर सुरक्षा के नजरिए से होता है। हाँ, वाणिज्य को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती। नतीजा ये है कि वहाँ पड़ोसी देशों के साथ व्यापार के लिए न कोई ढंग का व्यापार गलियारा है, न लॉजिस्टिक्स का इंतजाम, न ही कोई मजबूत संस्थागत ढांचा। इस तरह के संकेंद्रित निर्यात का जोखिम क्या है? अगर इन 4 राज्यों या कुछ खास सेक्टर पर असर पड़ा तो पूरी निर्यात अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। जैसे हाल में अमेरिका ने कुछ टैरिफ लगाए या वैश्विक बाजार में अस्थिरता आई, तो ये दिखाता है कि हम कुछ औद्योगिक क्षेत्रों पर कितने ज्यादा निर्भर हैं। भौगोलिक विविधीकरण की कमी एक बड़ा जोखिम है। तो जरूरत है कि हम अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करें। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, हमें रणनीतिक गलियारे बनाने होंगे, संस्थागत एंकर स्थापित करने होंगे, सीमा पार आर्थिक क्षेत्र बनाने पर विचार करना होगा और सिर्फ टैरिफ से आगे सोचकर समन्वित बुनियादी ढांचा, शासन और क्षेत्रीय ताकतों के इस्तेमाल पर ध्यान देना होगा। मतलब एक समावेशी निर्यात रणनीति की जरूरत है। हाँ, पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी में निवेश करना होगा, नियमों को सुव्यवस्थित करना होगा और सीमा पार संबंधों का लाभ उठाना होगा। इससे न केवल स्थानिक निर्यात असंतुलन कम होगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के झटकों के खिलाफ हमारा लचीलापन बढ़ेगा। यूपीएससी के लिए ये विषय कहाँ प्रासंगिक है? ये जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाना, विकास, वृद्धि और रोजगार से संबंधित मुद्दे, बुनियादी ढांचा और जीएस पेपर 1 भूगोल, भारत का भूगोल के लिए प्रासंगिक है, खासकर क्षेत्रीय असंतुलन और समावेशी विकास पर चर्चा के लिए। ठीक है, अब चलते हैं एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाक्रम की ओर। शीर्षक 6, सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौता। जी, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक रणनीतिक आपसी रक्षा समझौते को अंतिम रूप दिया है। और इसकी खास बात? खास बात यह है कि समझौते के तहत एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। इसकी घोषणा सितंबर 2025 में हुई। एक पर हमला दोनों पर हमला, ये तो एक मजबूत सैन्य गठबंधन है। हाँ, और दिलचस्प यह है कि 1971 में चीन के साथ संधि के बाद ये इस्लामाबाद का पहला औपचारिक सैन्य गठबंधन है। इसका भू राजनीतिक संदर्भ क्या है, खासकर तब जब भारत पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को अलग खलग करने की कोशिश कर रहा था? ये दिखाता है कि पाकिस्तान का राजनीतिक अलगाव पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है। सऊदी अरब जैसे देश के साथ ऐसा संबंध बनना ये दर्शाता है कि पूर्ण राजनयिक संगरोध की अपनी सीमाएं हैं। इसके पीछे क्षेत्रीय सुरक्षा की गतिशीलता भी होगी। बिल्कुल, सऊदी अरब शायद पाकिस्तानी सेना को एक तैयार अभियान बल के रूप में देखता है। साथ ही रियाल अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर न रहकर अपने सुरक्षा साझेदारों में विविधता ला रहा है। और मध्य पूर्व की अशांति का भी असर है, जैसे हमास, इजराइल युद्ध, रियाद तेहरान प्रतिद्वंदिता। हाँ, इन सब ने भी गठबंधन नेटवर्क को नया आकार दिया है। वॉशिंगटन के धीरे धीरे हटने से जो शून्य पैदा हुआ है, उसे सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय ताकतवर देश भरने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिए इसके रणनीतिक निहितार्थ क्या है? ये चिंता का विषय है। निश्चित रूप से भारत को ऐसे गंभीरता से लेना होगा। पहला, भारत को अपनी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी मोर्चों पर अपनी निवारक गणना का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। सऊदी समर्थित पाकिस्तान शायद पारंपरिक अभियानों या प्रॉक्सी बलों के समर्थन में ज्यादा आक्रामक हो सकता है। और पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन पर असर? हाँ, नई दिल्ली को शायद खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को सुरक्षा गारंटी या संस्थागत रक्षा सहयोग तक बढ़ाना पड़ सकता है और खाड़ी और मध्य एशियाई देशों के साथ संरचित सैन्य सहयोग तलाशना होगा। और भारत की रणनीतिक स्वायत्ता पर दबाव बढ़ेगा। संभव है। भारत की स्वतंत्र निर्णय लेने की नीति को गठबंधन आधारित सुरक्षा वास्तुकला की वास्तविकताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत पड़ सकती है। तो नीतिगत स्तर पे क्या सिफारिशें हो सकती हैं? खाड़ी देशों के साथ रक्षा कूटनीति को आगे बढ़ाना, पश्चिमी सीमाओं पर परिचालन तत्परता बढ़ाना, खुफिया समेकन को मजबूत करना और बहुपक्षीय मंचों का लाभ उठाना। यूपीएससी के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है? ये जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत और उसके पड़ोस संबंध, भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विकास है। चलिए अब 7वें शीर्षक पर आते हैं, जलवायु विज्ञान इनकार।
हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जो बार बार सामने आता है और वैश्विक प्रयासों के लिए चुनौती बनता है। खासकर जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग संयुक्त राष्ट्र महासभा में जलवायु परिवर्तन विज्ञान को सबसे बड़ा धोखा बताते हैं। जी, ऐसे बयान न केवल वैज्ञानिक सहमति को कमजोर करते हैं, बल्कि डीकार्बोनाइजेशन यानी कार्बन उत्सर्जन कम करने की पहलों को आर्थिक रूप से हानिकारक बताकर नीतिगत कार्रवाई में बाधा डालते हैं। लेकिन इन इनकारीवादी तर्कों में कितनी सच्चाई होती है? क्या ये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होते हैं? अक्सर नहीं, इनमें कई तरह की भ्रांतियां होती हैं। जैसे वे कभी-कभी पिछली वैज्ञानिक त्रुटियों के साथ गलत समानताएं निकालते हैं, आधुनिक जलवायु विज्ञान की कठोर सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया को अनदेखा करते हुए। या आंकड़ों का चयनात्मक उपयोग करते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे सल्फर उत्सर्जन के कारण मध्य शताब्दी में हुई वैश्विक शीतलन की प्रवृत्ति का हवाला देना, लेकिन ग्रीन हाउस गैस संचय से हो रही दीर्घकालिक वार्मिंग के मजबूत सबूतों को नजरअंदाज कर देना। और आईपीसीसी जैसी संस्थाओं को राजनीतिक मंच बता देना। जी, जबकि आईपीसीसी हजारों वैज्ञानिकों को एकजुट करके रिसर्च का आकलन प्रस्तुत करता है। ये उसकी भूमिका को गलत तरीके से चित्रित करना है। और वो आर्थिक तर्क कि जीवाश्म ईंधन जरूरी है, नवीकरणीय ऊर्जा से नौकरियां जाएंगी। ये दावा भी अधूरा है। ये इस बात की उपेक्षा करता है कि सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगों द्वारा भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हो रहा है। इस इनकारवादी बयानबाजी के परिणाम क्या हो सकते हैं? परिणाम गंभीर हो सकते हैं। नीतिगत पक्षाघात यानी नीतियां बनाने में देरी या रुकावट, व्यापार संरक्षणवाद बढ़ सकता है, बहुपक्षीय ढांचे जैसे पेरिस समझौता कमजोर पड़ सकते हैं और नवाचार के अवसर हाथ से निकल सकते हैं। परीक्षा की तैयारी करने वालों को इस विषय में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? उन्हें मौसम और जलवायु के बीच का अंतर समझना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे यूएनएफसीसीसी, आईपीसीसी की भूमिका पता होनी चाहिए, जलवायु कार्रवाई के आर्थिक आयाम क्या हैं और इसके भू राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं, ये सब जानना महत्वपूर्ण है। आगे की राह क्या है? विज्ञान संचार को मजबूत करना होगा, जलवायु नीति को आर्थिक नीति के साथ एकीकृत करना होगा, बहुपक्षीय गति बनाए रखनी होगी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए लचीलेपन में निवेश करना होगा। यूपीएससी के लिए इसकी प्रासंगिकता। ये विषय जीएस पेपर 3 पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन और जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच के लिए प्रासंगिक है। ठीक है, अब बात करते हैं लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण पहलू की। शीर्षक 8, प्रेस, संसदीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका और हालिया प्रतिबंध। जी, मीडिया को अक्सर संसदीय लोकतंत्र का विस्तार माना जाता है। ये परंपरा बहुत पुरानी है। आपने कनाडा का उदाहरण दिया था, जहां संसद जलने पर भी अस्थायी प्रेस गैलरी बनी थी। हाँ, WWI के दौरान भारत में भी ये ब्रिटिश विरासत वाली प्रथा पारदर्शिता को रेखांकित करती है। मीडिया संसद की कार्यवाही को जनता तक पहुंचाता है। लेकिन हाल में भारतीय संसद के सत्र के दौरान कुछ प्रतिबंधों की खबरें आईं। पत्रकारों को रोका गया। हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स आई कि पत्रकारों को संसद भवन के आंगन और प्रवेश द्वारों से आगे जाने से रोका गया। बैरिकेड्स लगाए गए, सुरक्षा कर्मियों ने पीछे रखा। उनके पास वैध मान्यता होने के बावजूद। जी, इसका नतीजा ये हुआ कि वे बाहर निकलने वाले सांसदों से मिल नहीं सके, उनसे सवाल नहीं कर सके। इसके पीछे क्या कारण बताए गए? सुरक्षा चिंताएं? हाँ, सुरक्षा चिंताएं, प्रशासनिक निर्देश, ये कारण बताए गए। कुछ विश्लेषक इसे नैरेटिव पर नियंत्रण की कोशिश भी मानते हैं। संसदीय लोकतंत्र के लिए इसके निहितार्थ क्या हैं? देखिए, जब मीडिया स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग नहीं कर पाता तो पारदर्शिता का क्षरण होता है। रिपोर्टिंग पर एक डरावना प्रभाव, चिलिंग इफेक्ट पड़ सकता है और जनता से संसद का अलगाव बढ़ सकता है। कानूनी और प्रक्रियात्मक ढांचा क्या कहता है? क्या नियमों में कोई बदलाव हुआ है? संसद की कार्यवाही के जो नियम हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें प्रेस गैलरी को संसदीय प्रणाली का हिस्सा बताया गया है। नियमों में कोई औपचारिक संशोधन नहीं हुआ है, तो लगता है ये प्रतिबंध प्रशासनिक स्तर पर लिए गए। सवाल सुरक्षा बनाम पहुंच के संतुलन का है। परीक्षा के नजरिए से क्या महत्वपूर्ण है इसमें? लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका, प्रक्रिया बनाम अभ्यास, मतलब नियम क्या कहते हैं और असल में हो क्या रहा है, तुलनात्मक उदाहरण जैसे कनाडा, और नागरिक स्वतंत्रता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यूपीएससी के लिए ये कहाँ प्रासंगिक है? ये जीएस पेपर 2 राजनीति और शासन, संसद और राज्य विधानमंडल संरचना, कामकाज, शक्तियां और विशेषाधिकार, लोकतंत्र में नागरिक सेवाओं की भूमिका। चलिए अब एक और जटिल और समकालीन मुद्दे पर आते हैं,
शीर्षक 9 प्रांतीय नागरिकता। हाँ, ये प्रांतीय नागरिकता या डोमिसाइल आधारित अधिकार का विचार हाल के दिनों में काफी चर्चा में आया है। इसका मूल विचार क्या है? मूल विचार ये है कि किसी विशेष राज्य में अधिवास यानी डोमिसाइल की स्थिति के आधार पर लोगों को कुछ विशिष्ट अधिकार दिए जाएं, जैसे वोटिंग का अधिकार, जमीन खरीदने का अधिकार या सरकारी कल्याणकारी लाभों तक पहुंच। लेकिन ये तो भारत की एकल नागरिकता प्रणाली के सिद्धांत को चुनौती देता है। बिल्कुल, भारत में एकल नागरिकता है, जिसका मतलब है कि आप देश के नागरिक में किसी प्रांत के नहीं, और आपको पूरे देश में कुछ बुनियादी अधिकार मिलते हैं। प्रांतीय नागरिकता इस एकता को चुनौती देती है। इस बहस का ऐतिहासिक या राजनीतिक संदर्भ क्या है? ये अचानक क्यों उभर रही है? देखिए, पारंपरिक रूप से नागरिकता जन्मस्थान या वंश से जुड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, ये संबंध अस्थिर हुए। आज़ादी के बाद कुछ विशेष मामलों में, जैसे कुछ जनजातीय समूहों या शरणार्थियों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय जरूर किए गए, लेकिन हाल में एनआरसी, मतदाता सूची संशोधन जैसी प्रक्रियाओं ने स्थानीय बनाम बाहरी की बहस को फिर से हवा दी है। यहाँ नागरिक और अधिवासी डोमिसाइल के बीच का फर्क समझना जरूरी है। हाँ, कई बार जो लोग दूसरे राज्यों से आकर सालों से कहीं रह रहे होते हैं, उनके पास उस राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होता। इस वजह से वे आवास, स्वास्थ्य योजनाओं या स्थानीय चुनावों में भागीदारी जैसे अधिकारों से वंचित रह सकते हैं। आपने झारखंड का केस स्टडी बताया था। जी, झारखंड का 2000 का अधिवास कानून एक उदाहरण है। इसे स्थानीय हितों की रक्षा के लिए लाया गया था, लेकिन इसके चुनावी प्रभाव भी हुए, जैसे राजनीतिक शक्ति बहुसंख्यक समूहों की ओर शिफ्ट हुई और आंतरिक प्रवासियों का हाशिए पर जाना। इसकी कानूनी वैधता पर भी सवाल उठे। संविधान के अनुच्छेदों के तहत हाँ, संविधान के अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, 16 अवसर की समानता और 19 आवागमन और निवास की स्वतंत्रता के साथ इसकी संगतता पर सवाल उठाए गए। तो लोकतंत्र और सामाजिक समावेशन के लिए इसके निहितार्थ क्या हैं? खतरे क्या हैं? खतरा यह है कि इसे चुनावी लाभ के लिए हथियार बनाया जा सकता है। ये आर्थिक बहिष्कार को जन्म दे सकता है, समाज में मूल बनाम बाहरी का विभाजन पैदा कर सकता है, जिससे सामाजिक विखंडन हो। ऐसे में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत पड़ सकती है। परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है? संवैधानिक संतुलन को समझना, नागरिकता से जुड़े अनुच्छेद 5 से 11 और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के बीच तुलनात्मक मॉडल देखना, नीतिगत सुरक्षा उपाय क्या हो सकते हैं और भविष्य में बढ़ते आंतरिक प्रवासन के क्या प्रभाव होंगे। यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता। ये विषय जीएस पेपर 2 राजनीति और शासन, भारतीय संविधान, संघवाद से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां और जीएस पेपर 1 समाज, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। और अब आते हैं आज के हमारे आखिरी शीर्षक पर, जो तकनीक और वित्त के संगम से जुड़ा है। शीर्षक 10 एआई संचालित रोबो सलाहकार। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के आने से निवेश की दुनिया में एक नया दौर शुरू हुआ है। एल्गोरिदम संचालित रोबो सलाहकार का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। ये रोबो सलाहकार करते क्या हैं? ये आम खुदरा निवेशकों को स्टॉक चुनने, उनके पोर्टफोलियो की निगरानी करने और उनकी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड निवेश विश्लेषण देने में मदद करते हैं। अब लोग चैटबॉट और एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कितना आम हो गया है? क्या सच में आम निवेशक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आंकड़े तो यही बताते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 10 में से 1 खुदरा निवेशक ट्रेडिंग निर्णयों के लिए चैट जीपीटी या जेमिनी जैसे चैटबॉट का उपयोग कर रहा है। और बाजार कितना बड़ा हो रहा है? बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वैश्विक रोबो सलाहकार क्षेत्र का राजस्व आज लगभग $62 बिलियन है और अनुमान है कि 2019 तक ये लगभग $471 बिलियन तक पहुंच जाएगा। निवेशक इनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? स्टॉक चुनने के लिए? हाँ, स्टॉक चयन के संकेत पाने के लिए, पोर्टफोलियो की निगरानी करने के लिए और अलग-अलग परिदृश्यों का विश्लेषण करने के लिए। इसके फायदे तो साफ दिखते हैं। सलाह ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है, तेजी से मिल रही है, शायद व्यक्तिगत जरूरत के हिसाब से भी। हाँ, फायदे हैं। सलाह का लोकतंत्रीकरण हो रहा है, गति और पैमाना बढ़ रहा है, वैयक्तिकरण संभव है। लेकिन क्या इसकी कुछ सीमाएं या खतरे भी हैं? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। पहला, डेटा अंतराल। बहुत सारा महत्वपूर्ण रियल टाइम डेटा पेवॉल के पीछे होता है, तो जेनेरिक मॉडल शायद सटीक ना हो। और ये पुराने पैटर्न पर निर्भर करते हैं। जी, ऐतिहासिक पैटर्न पर अत्यधिक निर्भरता होती है। अगर बाजार में कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो ये मॉडल विफल हो सकते हैं। जेनेरिक मॉडल गलत या अधूरी जानकारी भी दे सकते हैं। और जोखिम प्रबंधन का क्या? अक्सर निवेशक एआई की सलाह के आधार पर रिटर्न पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन जोखिम प्रबंधन पर उतना नहीं।
ये एक बड़ा खतरा है। तो उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाएं क्या होनी चाहिए अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे तो? विशेषज्ञ एआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करना बेहतर है, जो खास तौर पर निवेश के लिए बने हों। सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर ना रहें, स्रोतों को मिलाएं, क्रॉस चेक करें, जोखिम नियंत्रण के उपाय जरूर शामिल करें और लगातार बैक टेस्टिंग करते रहें, यानी देखें कि मॉडल वास्तव में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। नीति और विनियमन के स्तर पर क्या जरूरतें हैं? निवेशक शिक्षा बहुत जरूरी है। प्रकटीकरण आवश्यकताएं, यानी कंपनियों को क्या बताना होगा, ये साफ होना चाहिए। साइबर सुरक्षा मानक मजबूत हों और नैतिक एआई दिशा निर्देश बने। परीक्षा की तैयारी के लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण है? प्रौद्योगिकी और वित्त का ये चौराहा, जोखिम शमन तकनीक, नियामक परिदृश्य कैसा है और कैसा होना चाहिए, और भविष्य के रुझान क्या हैं। यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता। ये जीएस पेपर 3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आईटी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स के क्षेत्र में जागरूकता, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाना, विकास के लिए प्रासंगिक है। तो दोस्तों, आज हमने कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। हमने लद्दाख संकट की जटिलताओं को समझा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में HAL के साथ हुए नए अनुबंध को देखा, माओवादी संघर्ष से विस्थापित जनजातीय परिवारों के पुनर्वास की तत्काल आवश्यकता पर बात की, ब्रिक्स के तहत कृषि व्यापार को सुगम बनाने की नई पहल, ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज को जाना, भारत के निर्यात में चिंताजनक क्षेत्रीय असंतुलन को समझा, सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते के भू राजनीतिक नीतार्थों का विश्लेषण किया, जलवायु विज्ञान इनकार की राजनीति और उसके खतरों पर चर्चा की, संसदीय रिपोर्टिंग पर हालिया प्रतिबंधों और लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका पर विचार किया, प्रांतीय नागरिकता की जटिल अवधारणा और उसके संभावित परिणामों को देखा, और अंत में एआई संचालित रोबो सलाहकार के बढ़ते चलन, उसके लाभों और जोखिमों पर बात की। आज की चर्चा से एक बात साफ उभर कर आती है, ये सभी मुद्दे, चाहे वो पहचान का संकट हो, सुरक्षा की चिंता हो, आर्थिक विकास की चुनौतियां हो या तकनीकी बदलाव हो, हाँ, ये सब कहीं ना कहीं कुछ गहरे तनावों को दर्शाते हैं। पहचान और एकीकरण के बीच, सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं और जमीनी हकीकतों के बीच, तकनीकी तरक्की और मानवीय मूल्यों के बीच का तनाव। ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि एक बदलते भारत और एक बदलती दुनिया के बड़े सवालों के प्रतिबिंब है। बिल्कुल, और ये सोचना भी जरूरी है कि ये मुद्दे आपस में कैसे जुड़े हैं। सीमा पर तनाव, घरेलू उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। उम्मीद है कि इस विस्तृत विश्लेषण से आपको इन सभी मुद्दों को गहराई से समझने में मदद मिली होगी। और अगर आपको ये समझ आया हो और हमारा ये प्रयास आपको उपयोगी लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगले विश्लेषण में फिर